हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज इस लेक्चर में हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस एंड आंसर्स प्लस PYQ के लेक्चर्स लेकर आए हैं और अभी इसके और कई सारे लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। हम इन सारे लेक्चर्स में 10 से 15 क्वेश्चंस इस लेक्चर्स में आपको सॉल्व करके बताएंगे, जो या तो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं या इस तरह के क्वेश्चंस आपको बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये सारे लेक्चर्स जो कि 10 से 15 क्वेश्चंस के बीच के अंडर हम सारे लेक्चर्स में सॉल्व करने वाले हैं, इस वजह से कि आप इन लेक्चर्स को देखकर हर दिन आप इन 10 से 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि आप मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को अच्छे से समझ सकें और इसके क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स हम कितने फॉर्म कर सकते हैं, जबकि यह कंडीशन है कि एवरी टाइम जो मैट्रिक्स हम फॉर्म करेंगे उसका ऑर्डर 3×3 होगा और उसके इनसाइड एज ए एंट्रीज के तौर पे हम 1 to 5 इन 3 नंबर को ही यूज करके मैट्रिक्स को फॉर्म कर सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि हम जितने बार भी मैट्रिक्स को फॉर्म करेंगे हर केस में मैट्रिक्स का ऑर्डर 3×3 होगा और उस मैट्रिक्स के इनसाइड एंट्रीज के तौर पे हम सिर्फ 1, 2 और 5 को यूज कर सकते हैं। मतलब सिर्फ अगर 1 से बनाना अगर हम चाहें मैट्रिक्स तो 1 से कितना बनेगा, 1 और 2 को लेकर कितना मैट्रिक्स बन सकता है, 1 और 2 को यूज़ कर सकते हैं या 2 और 5 को यूज़ कर सकते हैं या तीनों को यूज़ कर सकते हैं। बट हमें हमेशा इन तीनों का ही यूज़ करना होता है, चाहे उसमें से हम एक यूज़ करके बनाएं या एक से अधिक 2 यूज़ करके बनाएं या तीनों यूज़ करके बनाएं। तो कितने मैट्रिक्स हम बना सकते हैं, हर बार उसकी ऑर्डर 3×3 होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करने का सबसे जो टेक्निक्स है वह हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको 3×3 अगर मैट्रिक्स है तो उसका कुछ लुक जो वह देखने में लगेगा कुछ इस तरह का होगा। इस तरह का मैट्रिक्स देखने में हमारे सामने नजर आएगा। अब मैट्रिक्स फॉर्म करना मेन वर्क है। आपने क्लास 11th में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक थ्योरम पढ़ा होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर आता है, जिसमें एक मेन वर्क को करने के लिए एक से अधिक अगर वर्क करना होता है। जैसे इस मैट्रिक्स को अगर हमें बनाना है, फॉर्म करना है, तो हमें ये 9 के 9 जो एम्प्टी प्लेसेस हैं इन सब पे इन तीनों में से ही नंबर उठाकर हमें रखना होगा। अगर एक भी बॉक्स अगर हम खाली छोड़ देते हैं तो यह मैट्रिक्स हमारा कंप्लीट फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो इस मैट्रिक्स को बनाने का मतलब इस मैट्रिक्स को बनाने का मतलब फॉर्म करने का जो टोटल वेज होगा वह हर बॉक्स को मतलब हर बॉक्स को कंप्लीट करने का जो वेज होगा उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। जैसे इस बॉक्स में जो पहला रो या पहला कॉलम में बिलोंग करता है तो इसे हम 3 नंबर से फिल कर सकते हैं। मतलब इसको फिल करने का तरीका कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब यह पहला बॉक्स को भरने का काम करने का तरीका कितना हो गया, 3। उसी तरह से यह दूसरा बॉक्स को भी भरने का तरीका 3 होगा, क्योंकि 1 to 5 यह 3 नंबर ही यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें यूज़ करना होता है। तो हम इसमें जानते हैं कि एवरी बॉक्स को फिल करने का तरीका मतलब एवरी बॉक्स को फिल करने का वेज कितना होगा, 3 होगा। तो अब टोटल इस मैट्रिक्स को बनाने का मतलब जो अलग अलग तरीका होगा, तो हर अलग अलग तरीका में एक नया मैट्रिक्स बनेगा। तो टोटल वेज ऑफ इस मैट्रिक्स को कंप्लीट करने का टोटल वेज हर काम को करने के तरीके के प्रोडक्ट, हर काम को करने का वेज के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो देयरफॉर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मतलब हर मैट्रिक्स एक दूसरे से डिफरेंट होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस, हर काम को करने का जो वेज है मतलब हर बॉक्स को भरने का जो वेज है
उन सारे वेज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको देख रहे हैं कि हर एक बॉक्स को भरने का, हर एक बॉक्स को कंप्लीट करने का टोटल कितना वेज है, 3 है। तो 3 × 3 × 3 अप टू 9 टाइम्स होगा। 3 × 3 × 3 अप टू कितना टाइम्स, 9 टाइम्स, जिसे हम 3⁻9 लिखेंगे और यह इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अगर एक सिंपल मैट्रिक्स जिसमें किसी भी तरह का कंडीशंस नहीं लगा हो, आपको उसका दिया है कि ऑर्डर ये है और ये सब एंट्रीज के तौर पे ये सब नंबर हम यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके बनाने का तरीका सीधा है कि जितना भी एंट्रीज हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं उसकी वैल्यू लिखनी है और उसके ऊपर एक्सपोनेंट होगा जितना इस मैट्रिक्स के अंडर इसका नंबर ऑफ एंट्रीज होगा। तो नंबर ऑफ एंट्रीज आपको मालूम है, इन दोनों ऑर्डर में जो नंबर्स हैं उसको मल्टीप्लाई करने पे ऑब्टेंड होते हैं। तो यहाँ पर 3 × 3 9 होता है और यहाँ पर जो एंट्रीज हम यूज़ कर सकते हैं वह 3 है, तो 3⁻9। याद रखना है, बेस हमेशा जो भी पॉसिबल्स एंट्रीज हम यूज़ करेंगे वो होगा और उसके ऊपर एंट्रीज होगा टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स के अंडर एंट्रीज, जो कि इसके ऑर्डर के 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे ऑब्टेंड हो गए। लेकिन ये एकदम मैट्रिक्स बिना कंडीशंस के, किसी भी पर्टिकुलर टाइप्स के नहीं होने चाहिए। तो इस कंडीशन में इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में दूसरा यहाँ पर सब क्वेश्चन है कि इस बार मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है और एंट्रीज के तौर पे हम 1 0 2 और 3 को यूज़ कर सकते हैं। तो कितने मैट्रिक्स हम यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं? तो सीधा यहाँ पर चूंकि एक नॉर्मल क्वेश्चन है, किसी भी पर्टिकुलर टाइप्स के मैट्रिक्स यहाँ पर नहीं दर्शाए गए हैं, तो सीधा हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, टोटल नंबर्स ऑफ डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस। तो सबसे पहले क्या लिखना है, जितने नंबर्स हम यहाँ पर एंट्रीज के तौर पे यूज कर सकते हैं उसके वैल्यू को लिखना है। तो 1 2 3 4, उसके बाद इस पे एक्सपोनेंट होगा कितना, जितना मैट्रिक्स में एंट्रीज होगा। तो एंट्रीज यहाँ पर देख सकते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है, इस वजह से मैट्रिक्स के अंदर टोटल एंट्रीज कितने होंगे, 6 होंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 6। इसे आप कैलकुलेट करके इसके एग्जैक्ट नंबर्स के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यह पर्टिकुलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब मैट्रिक्स के यहाँ पर टाइप एक खास तरह के हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, और ऑर्डर यहाँ पर इसकी 3 है। तो हमें मालूम करना है कि यह डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी ऑर्डर 3 है, इसके कितने तरह, मतलब कितने नंबर्स ऑफ मैट्रिक्स हम फॉर्म कर सकते हैं, जबकि एंट्रीज के तौर पे हमें 3 2 5 को यूज़ करना है। तो अब पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होने के कारण हम यहाँ पर सबसे पहले मैट्रिक्स के लुक को देख लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में कुछ इस तरह का लुक होता है जब यहाँ पर ऑर्डर 3 होगा तो। ठीक है, एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 होगा तो हम जानते हैं कि इस केस में मेन डायगोनल के, मतलब मेन डायगोनल को छोड़ के इसके सारे एंट्रीज 0 होने चाहिए। तो इसलिए यह मेन डायगोनल का एलिमेंट्स हो गया। यह 3 बॉक्स में जो एलिमेंट्स होंगे यह मेन डायगोनल में लाई करते हैं। तो मेन डायगोनल के अबव और बिलो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स या एंट्रीज किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के इनसाइड 0 होते हैं। ठीक है, अगर आप ये सब नहीं जानते हैं तो फिर आप हमारे मैट्रिसेस के सारे लेक्चर्स, सबसे पहले जो थ्योरेटिकल लेक्चर्स हैं उसे देख लें, सारे कॉन्सेप्ट्स आप समझ लें, तभी आपको इस लेक्चर्स के अंडर जितने भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया है वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो अब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर यह 3 प्लेस और यह नीचे का 3 प्लेस, यह तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, 0 से फिक्स हो गया है। ठीक है, यह सब 0 है, आपको याद रखना है 0 होता है। अब इन 3 बॉक्सेस को अगर हमें एंट्रीज के तौर पे लिखना है तो हम 3 2 5 ये 3 एंट्रीज ही यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हम डायगोनल मैट्रिक्स अगर फॉर्म करना चाहें, हर बार एक डिफरेंट डायगोनल मैट्रिक्स वह दिखे, तो उसके लिए हमें यह 3 बॉक्सेस को भरना होगा। तो फर्स्ट बॉक्स को भरने के लिए या तो हम 3 या 2 या 5, 3 में से कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसको 3 तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है। तो यह कंप्लीट करने का तरीका 3 हो गया। इसे भी 3 में से किसी एक नंबर को अगर हम रखना चाहें रख सकते हैं,
तो इस काम को करने का मतलब यह प्लेस को फिल करने का तरीका भी 3 होगा और इसको भी फिल करने का तरीका 3 होगा। और यह सब तो जानते हैं फिक्स है, मतलब एक तरीका है, सिर्फ और सिर्फ 0 रख सकते हैं। तो टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस, टोटल नंबर्स ऑफ डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 3 क्यूब, ठीक है। तो 3 क्यूब यहाँ पर 27। ओके, तो इस तरह का जब क्वेश्चंस आपको दिखे जिसमें मैट्रिक्स एक खास पर्टिकुलर टाइप्स के मैट्रिक्स हैं, तो उसके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली हमें इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जैसा इस क्वेश्चन में हमने किया है, ठीक है। इसका आंसर 27 होगा। अब एक बार फिर से यहाँ पर दिया गया है मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होनी चाहिए और उसकी ऑर्डर 3 होनी चाहिए, और एंट्रीज के तौर पे हम इसमें यूज कर सकते हैं 1 2 3 4 5। स्केलर मैट्रिक्स आप जानते होंगे कि एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है और जिसका मेन डायगोनल का सारा एलिमेंट्स आइडेंटिकल होता है। तो यहाँ पर इसका लुक कुछ इस तरह का होगा। जब मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का स्केलर मैट्रिक्स होगा तो इसका कुछ रफ लुक आपको इस तरह का दिखेगा। यहाँ पर मेन डायगोनल में जो भी एंट्रीज होंगे वो सब आइडेंटिकल होंगे, मतलब अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो इसमें भी 2 और 2 रखना होगा। ओके, तो यहाँ पर हमें मालूम करना है कि इन यह 5 एंट्रीज को यूज करके, इन्हीं 5 एंट्रीज को मतलब ये 5 नंबर को यूज करके टोटल हम कितना स्केलर मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 1 को रख देंगे तो इसमें भी हमें 1 रखना होगा, इसमें भी 1 रखना होगा, और 0 तो फिक्स ही है, मतलब 1 से बनने वाला स्केलर मैट्रिक्स 1 होगा। फिर अगर हम यहाँ पर 2 रख देते हैं तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 ही रखना होगा। 2 के अलावा अगर हम दूसरा रख देते हैं तो फिर यह स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो पाएगा। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके अंडर मेन डायगोनल का सारा एलिमेंट्स आइडेंटिकल होता है, ठीक है, आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैट्रिसेस के टाइप्स हमारे लेक्चर्स में बताए गए हैं, आप उसे जाकर देख लें। जितने भी मैट्रिक्स के टाइप्स होते हैं वो सब आपको वहाँ पर अच्छे से हमने डिफाइन करके बताया है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो 1 से 1 बनेगा, 2 से भी 1 बनेगा, 3 से भी 1 बनेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर 3 रखते हैं तो 3 3 3 तो 1 बनेगा। 4 से भी 1 बनेगा और 5 से भी 1 बनेगा, मतलब यहाँ पर ईच नंबर से ओनली 1 स्केलर मैट्रिक्स जनरेट होगा। जब चूंकि यहाँ पर यह 5 नंबर्स दिए गए हैं तो यहाँ पर हमें 5 डिस्टिंक्ट स्केलर मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। तो टोटल नंबर्स ऑफ डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस इस केस में कितना होगा 5 होगा, ठीक है। बोर्ड पर इस क्वेश्चन में दिया गया है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 12 एंट्रीज देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव एंड व्हाट इफ इट हैज 13 एंट्रीज या एलिमेंट्स। एंट्रीज को एलिमेंट्स भी कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 12 एंट्रीज है, तो इस केस में उस मैट्रिक्स के जिसके इनसाइड 12 एंट्रीज हैं उसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर मैट्रिक्स का m/n होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m/n होता है, यहाँ पर m नंबर ऑफ रोज, मैट्रिक्स में कितने रो होते हैं वह इसमें यहाँ पर सिंबल में जो पहला सिंबल है वह मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है, और n मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जब भी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया रहता है, जैसे यहाँ पर अगर हम मान के चलते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है, आपको मालूम होना चाहिए कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ इस तरह से लिखा जाता है
m और n बीच में इंटू का सिंबल होता है, बट इसे पढ़ा जाता है m/n, m इंटू n इसे नहीं पढ़ते हैं। और यहाँ पर m और n दोनों ही नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो जब मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n दिया रहता है तो टोटल एंट्रीज मैट्रिक्स के अंदर टोटल एंट्रीज की वैल्यू mn होती है। मतलब यहाँ पर दोनों m और n के एक्चुअल प्रोडक्ट के वैल्यू मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m/n होता है उसके इनसाइड टोटल एलिमेंट्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स में टोटल एंट्रीज कितना है, 12 है। तो मतलब यहाँ पर mn की वैल्यू 12 है। अब यहाँ पर m और n दो नेचुरल नंबर हैं और इन दोनों के प्रोडक्ट 12 यहाँ पर दिया गया है। तो अब हमें मालूम करना है वो दो नेचुरल नंबर जिसे मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है, और वो दो नेचुरल नंबर जिसका प्रोडक्ट 12 होगा, वो दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा एक मैट्रिक्स के डिफरेंट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है, क्या क्या हो जाएगा। तो m/n मतलब m इंटू n 12 होना चाहिए। तो अगर हम पहला नेचुरल नंबर 1 लेते हैं तो जानते हैं 1 इंटू 12 करने पर 12 आ जाता है। तो एक मैट्रिक्स का ऑर्डर यह हो सकता है 1/12, जिसमें नंबर ऑफ रो 1 होगा और नंबर ऑफ कॉलम्स 12 होगा। या इसी को हम अगर उल्टा करके लिख देते हैं, मतलब 12/1 लिख देते हैं, ठीक है। तो 1 और 12 यूज़ करके मैट्रिक्स के दो डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डर्स 1/12 एंड 12/1 हो सकते हैं। उसी तरह से अगर हम लें 2 तो 2/6 या 6/2, ठीक है। यह दो ऑर्डर यहाँ पर मैट्रिक्स के हो सकते हैं। और अगर हम 3 लें तो 3/4 या 4/3, ओके। तो हम जानते हैं यहाँ पर जितने भी ऑर्डर्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हर केस में दो नेचुरल नंबर्स, जिसमें पहला नेचुरल नंबर मैट्रिक्स के रो के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और बाद वाला नेचुरल नंबर मैट्रिक्स के इनसाइड नंबर ऑफ कॉलम्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और इन दोनों का प्रोडक्ट इच केस में यहाँ पर 12 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक एक मैट्रिक्स जिसके अंडर 12 एंट्रीज या एलिमेंट्स अगर हैं तो उनके पॉसिबल ऑर्डर्स ये सारे वैल्यूज हो सकते हैं 1/12, 12/1 या 2/6, 6/2, 3/4 या 4/3। तो ये जो भी पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं उसके यहाँ पर इस तरह के फॉर्म होंगे। फिर यहाँ पर आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर मैट्रिक्स में एंट्रीज 13 होगा तब इसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो अगर मैट्रिक्स के अंदर 13 एंट्रीज होंगे तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर 13 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर आपको मालूम होना चाहिए सिर्फ दो नंबर से ही डिविजिबल होते हैं ऑलवेज, एक 1 से और एक खुद से। तो यहाँ पर 13 अगर टोटल एंट्रीज अगर 13 है तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो जाएगा। एक हो जाएगा 1/13 और दूसरा 13/1। इन दो ऑर्डर्स के अलावे और कोई भी ऑर्डर यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि जब यहाँ पर मैट्रिक्स के इनसाइड नंबर ऑफ एंट्रीज हमेशा अगर प्राइम नंबर हो तो उस केस में उसकी ऑर्डर हमेशा एग्जैक्टली 2 होगा। एक 1 जो प्राइम नंबर है वो होगा और दूसरा वो प्राइम नंबर बाय 1 होगा। याद रखना है। यहाँ पर मैट्रिक्स ए का वैल्यू कंडेंस्ड फॉर्म में दिया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि मैट्रिक्स को जब इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है तो मैट्रिक्स को हम कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा हुआ कहते हैं, जिसमें इसका एलिमेंट्स जो कि ith रो और jth कॉलम में है उसे इस एक्सप्रेशन से फाइंड किया जा सकता है i + 2j + 1। तो मैट्रिक्स ए का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा वो फाइंड करना है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपने बनाया होगा। तो सबसे पहले मैट्रिक्स का जो लूप होगा, जबकि इसका ऑर्डर 3/2 है तो 3/2 मतलब 3 रो होगा और 2 कॉलम होगा।
तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए कुछ इस तरह से दिखाई देगा। हर लाइन में 2 एलिमेंट होगा और मैट्रिक्स ए है इसलिए इसके हर एलिमेंट को ए से, स्मॉल ए से डिनोट करना होगा। तो A11, चूँकि यह एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो यहाँ पर आई और जे का वैल्यू 1 1। फिर यहाँ पर A12, फिर 21 22 31 32। तो हम देख सकते हैं यह मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर 3/2 है, 3 रो और 2 कॉलम। और यहाँ पर यह सारा एलिमेंटल सिंबल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है जिसमें 2 नंबर्स, यहाँ पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, जिसमें पहला डिजिट मैट्रिक्स के रो के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, आई के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और बाद वाला कॉलम के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हमें ये सारे नंबर्स के वैल्यू यहाँ पर इसमें फाइंड करके लिखने हैं। तो बहुत इजी होता है, हम देख सकते हैं यहाँ पर i + 2j + 1। तो यहाँ पर i और j का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 + 2 × 1 + 1। फिर i का 1 है और j का 2 है तो i के जगह पर 1, 2 × j के जगह पर 2 + 1। फिर 2 1 तो i का वैल्यू इस बार 2 है और j का 1 है तो 2 + 2 × j का वैल्यू कितना है 1 है और +1। फिर i का 2 है और j का भी 2 है तो इसमें हम 2 + 2 × 2 + 1 लिखेंगे। इस बार i का वैल्यू 3 है और j का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर i के जगह पर 3 रखेंगे, 3 + 2 × 1 चूँकि j का वैल्यू 1 है और +1। और फिर इसमें i का वैल्यू मतलब रो का वैल्यू 3 है, इस एलिमेंट को जानते हैं यह तीसरा रो में और दूसरा कॉलम में है इसलिए i का वैल्यू 3 और j का वैल्यू 2 है। तो 3 + 2 × 2 + 1। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर 2 1 2 3 4 4 होगा, 2 2 4 5 6 होगा, 2 1 2 2 4 1 5 होगा और 2 2 4 2 6 1 7 होगा। हम देख सकते हैं यहाँ पर 4 2 का डिफरेंस है, 5 2 का डिफरेंस है और इधर 4 5 डेफिनेटली यहाँ पर 6 होगा तो 2 1 2 3 5 1 6। उसी तरह से जानते हैं यहाँ 8 होना चाहिए तो 2 2 4 3 7 1 8। तो इस तरह से यहाँ पर मैट्रिक्स ए का एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो चुका है। ओके, इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं फिर से मैट्रिक्स ए कंडेंस्ड फॉर्म में दिया गया है और इसका ऑर्डर 4/3 है, लेकिन यहाँ पर जनरल एलिमेंट निकालने के लिए कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हमें जो एक्सप्रेशन है यूज़ करने होंगे। मतलब aij निकालने के लिए हम i + j यूज़ करेंगे जब कोई भी एलिमेंट का i मतलब जो रो का वैल्यू होगा वो कॉलम के वैल्यू j से लेस होगा। फिर aij निकालने के लिए उन एलिमेंट का जिसका i और j का वैल्यू इक्वल्स होगा i × j, इस एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे। और जब i की वैल्यू j से ग्रेटर होगी तो उस केस में उस एलिमेंट का वैल्यू निकालने के लिए हम i - j को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में इसका लुक किस तरह का होगा उसको लिख लेते हैं। तो 4 रो और 3 कॉलम है तो 4 रो मतलब 4 लाइन इधर से और 3 लाइन इधर से होगा तो एवरी लाइन में 3 एलिमेंट्स होगा। तो इसको लिख लेते हैं सबसे पहले ए 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 ए। हर लाइन में 3 एलिमेंट्स हैं, हमने लिख लिया है और ऐसा 4 लाइन है। अब हर एलिमेंट को लेबल करना है रो और कॉलम के प्लेस के अकॉर्डिंगली। तो यह एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में बिलोंग करता है तो यह 11 हो जाएगा, यह 12 होगा, यह 13 होगा, यह 21 22 23 31 32 एंड 33 और यह 41 42 43। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मैट्रिक्स ए का एक्सपेंडेड फॉर्म अब हमारे सामने है। अब यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसमें हमें आई और जे को गौर से देखना है। जिस भी कंडीशन में लाई करेगा उसके सामने जो एक्सप्रेशन है उसके यूज से हम उस एलिमेंट के वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ए यहाँ पर देख सकते हैं आई और जे 1 और 1 इक्वल्स हैं तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम i × j यूज़ करेंगे मतलब 1 × 1। यहाँ पर i का वैल्यू 1 है और j का वैल्यू 2 है मतलब i का वैल्यू j से लेस है
तो जब i का वैल्यू j से लेस होगा तो i प्लस जे, मतलब 1 प्लस 2। फिर i का वैल्यू j से लेस है, 1 3 से छोटा है, तो इस कंडीशन में इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, i प्लस जे मतलब 1 प्लस 3। अब 2 i का वैल्यू है और 1 j का वैल्यू है, और 2 1 से ग्रेटर है, मतलब i का वैल्यू j से ग्रेटर है, तो यहाँ पर यूज करेंगे इस एलिमेंट का वैल्यू निकालने के लिए i माइनस जे, मतलब 2 माइनस 1। और फिर से i और j का वैल्यू इक्वल है, तो i इंटू जे मतलब 2 इंटू 2, 2 3, मतलब i का वैल्यू j से लेस है, तो i का वैल्यू j से लेस है, तो इसको यूज करेंगे यहाँ पर 2 प्लस 3। 3 i का वैल्यू है, 1 j का वैल्यू, 3 1 से ग्रेटर है, तो i माइनस जे मतलब 3 माइनस 1, 3 ग्रेटर देन 2, तो फिर से यहाँ पर 3 माइनस 2 यूज करेंगे, और 3 3, तो फिर i इंटू आई मतलब 3 इंटू 3 यूज करेंगे। 4 1, i का वैल्यू 4 है, j का वैल्यू 1 है, तो 4 चूंकि 1 से ग्रेटर है, तो इस कंडीशन में इसका वैल्यू निकालने के लिए यह कंडीशन लगेगा, मतलब i माइनस जे वाला कंडीशन लगाएंगे, तो 4 माइनस 1 होगा। फिर 4 2 से ग्रेटर है, तो फिर से 4 माइनस 2, और 4 3 से भी ग्रेटर है, तो 4 माइनस 3। अब इसे कैलकुलेट करके ए का वैल्यू लिख देना है, तो यहाँ पर 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 1 4 5, फिर 3 में से 1 चला गया, 2 होगा, 1 होगा, 9 होगा, ठीक है। फिर 4 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा, तो यह ए का हमारे सामने वैल्यू निकल चुका है। अगेन इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए का कंडेंस्ड फॉर्म दिया गया है, ऑर्डर 3/2 का यह मैट्रिक्स है, और इसके जनरल एलिमेंट ए आई जे बताया गया है i प्लस जे प्लस आई इंटू जे प्लस 1। तो a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो आप इस वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इसके वैल्यू आप निकाल लें, और उसके बाद इसके सॉल्यूशन से अपना आंसर मिला लें, ताकि आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ हम इस तरह का क्वेश्चंस आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम a के एक्सटेंडेड फॉर्म को लिखते हैं। 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका कुछ एक्सटेंडेड फॉर्म इस तरह से होगा, देख सकते हैं यहाँ पर 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं। अब इन सारे एलिमेंट्स को उसके एलिमेंटल सिंबल रो और कॉलम के वैल्यू से इसको यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है। यह एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो a 11 होगा, यहाँ पर a 12 होगा, 21 22 31 एंड 32, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस मैट्रिक्स के इनसाइड जो भी एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे हैं, इनके एलिमेंटल सिंबल से हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया है, जिससे हमें यहाँ पर फिर से इसके रो और कॉलम्स के वैल्यूज हर एक एलिमेंट्स के यहाँ पर साफ साफ विजिबल हो रहे हैं। अब हर एक एलिमेंट्स की वैल्यू हम इस जनरल फार्मूला से, इस एक्सप्रेशन से हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं। तो a i प्लस जे और i प्लस, इसमें प्लस करना है i इंटू जे और एक्स्ट्रा 1, मतलब इस एलिमेंट के लिए i j फिर i इंटू जे प्लस 1, इसका i 1 है, j 2 है, फिर 1 इंटू 2 प्लस 1, इसका i 2 है, j 1 है, फिर 2 इंटू 1 प्लस 1, सेम इसी तरह से 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है। फिर 3 1, यहाँ पर i 3 है, j 1 है, 3 इंटू 1 प्लस 1, और यहाँ पर फिर से i 3 है, j 2 है, 3 इंटू 2 प्लस 1। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो a का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पर a यह हमारा 1 हो जाएगा, ये 1 1 2 1 3 1 4, फिर यहाँ पर यह 2 होगा, 2 2 4 5 6, फिर यहाँ पर 2 होगा, 2 3 4 2 6, और यहाँ पर 2 2 जब 4 2 6 2 8 1 9, 4 2 6 2 8 1 9, फिर यहाँ पर 3 3 6 7 8, ठीक है।
और 3 टू जा 6, 3 9 2 11 1 12। इस तरह से ए का वैल्यू यहाँ पर मिल चुका है। ओके, आइए अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स का ऑर्डर स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है, ऑर्डर 3 है, और यहाँ पर ए आई जे जनरल एलिमेंट निकालने के हमें रूल्स मेंशन किए गए हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए को कंडेंस्ड फॉर्म में लिखते हैं। 3/3 मतलब ऑर्डर 3 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर ए 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 21 22 23, आफ्टर दैट 31 32 एंड 33। अब हर एक एलिमेंट में हमें आई और जे का वैल्यू स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जिसे हम अब उसके वैल्यू इस फार्मूला से, मतलब इस एक्सप्रेशन से जो कि क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है, उससे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आई का 1 है, जे का 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 1 - 3 × 1 का मॉडुलस, फिर यहाँ पर 2 × 1 - 3 × 2 का मॉडुलस, और इस एलिमेंट के लिए 2 × 1 - 3 × 3 का मॉडुलस। इसी तरह से हमें बाकी सारे एलिमेंट्स के लिखने होंगे, तो यहाँ पर 2 × 2 - 3 × 1 और इसका मॉडुलस। इस एलिमेंट के लिए 2 × 2 - 3 × 2 का मॉडुलस। ठीक है, स्पष्ट आप समझ रहे हैं। इस एलिमेंट के लिए I2 है और J3 है, तो 2 × 2 - 3 × 3 और इसका मॉडुलस, जो हम कैलकुलेट करके आगे स्टेप्स में फाइंड करेंगे। इस एलिमेंट के लिए 2 × 3 - 3 × 1 एंड इट्स मॉडुलस। इस एलिमेंट के लिए हमें 3 × 3 सॉरी आई का वैल्यू 3 है, तो 2 × 3 - 3 × 2 का मॉडुलस, और फिर इस एलिमेंट के लिए 2 × 3 - 3 × 3 का मॉडुलस। अब हम इसको कैलकुलेट करके लिखने जा रहे हैं, तो यहाँ पर 2 - 3 - 1 जिसका मॉडुलस 1 होगा। यहाँ पे 3 × 2 6 -6 + 2 मतलब -4 होगा, और -4 का मॉडुलस +4 होगा। फिर यहाँ पर 2 - 9 मतलब -7 का मॉडुलस 7 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 4 - 3, ठीक है, 4 - 3 मतलब 1 का मॉडुलस 1 होगा। 2 × 2 4 - 6, तो 4 - 6 यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2, और -2 का मॉडुलस 2। फिर अगेन 2 × 2 4 - 9 मतलब -5 का मॉडुलस +5। ठीक है, फिर यहाँ पर देख सकते हैं 6 - 3, 2 3 6 - 3 मतलब 3 का मॉडुलस 3 होगा, और यहाँ पर 2 3 6 - 6 जिसकी मॉडुलस 0, मतलब 6 - 6 0 होगा, 0 का मॉडुलस 0 होता है। फिर अगेन 6 - 9 -3 का मॉडुलस +3। ए का वैल्यू आपके सामने है। ओके, इस क्वेश्चन में हमें दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल दिया गया है, और हमें यहाँ पर अननोन क्वांटिटीज x, y, z एंड w की वैल्यू फाइंड करने को कहा गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल्स होते हैं आपस में, तो सबसे पहले इन दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 यानी कि 2 है, और इसका भी ऑर्डर 2 है। उसके बाद दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए दूसरा कंडीशन है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होना चाहिए। जैसे कि इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट x - y है, तो यह दूसरे मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम से बिलोंग करता है -1 उसके इक्वल होगा। तो इससे हमें कई सारे इक्वेशंस मिलेंगे, और उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद सारे अननोन्स के वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम x - y जिसकी वैल्यू -1 होगी। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ पर मिल चुका है। फिर 2x - y यह 0 के बराबर होगा। 2x - y = 0, तो इससे हमें y का वैल्यू 2x मिलेगा। ठीक है, अब इस y का वैल्यू 2x को हम 1 में रखते हैं, तो यहाँ पर x - y के प्लेस पे क्या रखेंगे, 2x -1 है।
तो x माइनस 2x जो कि माइनस x होगा, तो माइनस x की वैल्यू -1, तो देयरफॉर x की वैल्यू 1। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर 1 मिल चुका है। अब x की वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो y की वैल्यू मिल जाएगा, तो देयरफॉर y इक्वल्स टू 2x है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1, y का वैल्यू भी यहाँ पर फाइंड हो चुका है। अब हम यहाँ पर 2x प्लस जेड जानते हैं 5 के बराबर होगा, तो नाउ 2x प्लस जेड जिसकी वैल्यू 5 है। ठीक है, तो 2x प्लस जेड 5 है और x की वैल्यू हम 1 फाइंड कर चुके हैं, इसमें हम पुट करते हैं, तो 2 इंटू 1 प्लस जेड 5, इस तरह से z इक्वल्स टू 5 माइनस 2 जो कि 3 होगा। ठीक है, z की वैल्यू 3 आ चुकी है। अब 3z प्लस w की वैल्यू 13 है और z की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, जिसमें हम यहाँ पर रखते हैं सिंस 3z प्लस w इक्वल्स टू 13, z की वैल्यू हमने 3 निकाला है, इसमें हम पुट करते हैं, तो यहाँ पर 3 इंटू 3 प्लस w 13 होगा, तो देयरफॉर w इक्वल्स टू 13 माइनस 9 4। तो इस तरह से हमें सारे अननोन्स के वैल्यू इस मैट्रिक्स के लिए जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे मिल चुका है, जिसमें x की वैल्यू 1, y की 2, z की 3 और w की 4 है। ओके, अगेन यहाँ पर फिर से दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल्स हैं और हमें a और b की वैल्यू फाइंड करने को कहा गया है। तो फिर से हम यहाँ पर इक्वेशंस बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें देख लेना है, यहाँ पर 5 कांस्टेंट है और ये 5 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल है, ये सही है, 2 भी 2 के बराबर है। तो हमें दो इक्वेशंस मिलेगा, एक a प्लस बी इक्वल्स टू 6 और दूसरा a इंटू बी 8, और इन दोनों से ही हमें a और b की वैल्यू मिलने वाली है। तो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू 6 है। ठीक है, जिससे हम b का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो b का वैल्यू 6 माइनस क्या हो जाएगा, a। ठीक है, अब यहाँ पर a इंटू बी मतलब a एंड b का प्रोडक्ट, यह एलिमेंट 8 के इक्वल्स होगा। तो सिंस a इंटू बी 8 के इक्वल्स है, b की वैल्यू 6 माइनस a इसमें हम रखते हैं, तो a इंटू 6 माइनस a 8 होगा, तो यहाँ पर 6a माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 8 होगा। तो इस तरह से यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस a में हमें ऑब्टेंड हो चुका है। इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड्स के हेल्प से एक सॉल्व करके एक ही वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर 8 है और 4 2 8 होता है, और -4a और -2a मिलकर -6a भी हो जा रहा है। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a प्लस 8 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। फर्स्ट 2 टर्म से a कॉमन लेते हैं, फर्स्ट 2 टर्म से a अगर हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के इनसाइड a माइनस 4 मिलेगा, और यहाँ पर इन दोनों टर्म से -2 कॉमन लेने जा रहे हैं, तो -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर a माइनस 4 इक्वल्स टू 0 होगा। अगेन इन दोनों ही टर्म से a माइनस 4 हम कॉमन लेंगे, तो अगर हम a माइनस 4 कॉमन लेते हैं तो फिर जानते हैं a माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट्स में हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर दो इक्वेशंस होगा, देयरफॉर a माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इससे a इक्वल्स टू 4 और a इक्वल्स टू 2, तो a के यहाँ पर दो वैल्यू मिले हैं। अब जब a की वैल्यू 4 होगी यहाँ पर हम रखेंगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो हमें इस तरह से लिखना होगा, व्हेन a इक्वल्स टू 4 तो b इक्वल्स टू जो हमने 6 माइनस a निकाल के रखा है, तो b इक्वल्स टू 6 माइनस 4 2। इसका मतलब यहाँ पर जब a की वैल्यू 4 होगी तो b की वैल्यू यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 होगी। अब एक दूसरा केस जिसमें a की वैल्यू 2 लेना है हमें, तो व्हेन a इक्वल्स टू 2 तो फिर से b इक्वल्स टू 6 माइनस a। ठीक है, यहाँ पर 6 माइनस a है तो 6 माइनस 2 मतलब 4। ठीक है, तो इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल्स होने के लिए जब हम a की वैल्यू 4 लेंगे तो हमें b की वैल्यू 2 लेनी होगी, या जब हम a की वैल्यू 2 रखेंगे तो b की वैल्यू 4 रखनी होगी। ओके, यह एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि मैट्रिक्स एक a है जिसका ऑर्डर 3/5 है
और इसी मैट्रिक्स के अंडर एक रो है जिसका नाम R है, ठीक है, R इज ए रो ऑफ A। तो अगर यह रो मैट्रिक्स का अगर खुद से एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर हमें इस मैट्रिक्स R का ऑर्डर क्या होगा यह मालूम करना है, जिसमें क्वेश्चन में लिखा गया देन व्हाट इज ऑर्डर ऑफ R इफ R बिकम्स ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पर मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर 3/5 है, तो 3 रो 5 कॉलम होगा, तो 3 रो 5 कॉलम मतलब 1 2 3 4 5। इसी तरह से यहाँ पर कुछ इसके फॉर्मेशन दिखेंगे, यह मैट्रिक्स A का फॉर्मेशन दिखेगा। अब चूंकि R इस मैट्रिक्स के अंडर एक रो को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर हम मान लेते हैं यह रो लेने जा रहे हैं, यह रो अगर मैट्रिक्स के अंडर A एक रो को रिप्रेजेंट करता है जिसका वैल्यू R है, और अगर यह रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो कुछ इस तरह से इसका फॉर्मेशन दिखेगा 1 2 3 4 5। इसे हम बॉक्स के अंडर क्लोज कर देंगे तो यह मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब यह मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 रो और 5 कॉलम से, मतलब 1/5 होगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है। अगर इस मैट्रिक्स का रो जिसे R नेम दिया गया है, इसे अगर हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो इस कंडीशन में इस मैट्रिक्स का रो 1 होगा, कॉलम 5 होगा, जिस वजह से इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/5 होगा। ओके, दिया गया है मैट्रिक्स A कुछ इस तरह से है और मैट्रिक्स B मैट्रिक्स A के ऑर्डर की तरह का ही मैट्रिक्स है। तो हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि मैट्रिक्स A और B आपस में इक्वल हो। तो जब मैट्रिक्स A और B आपस में इक्वल होंगे तो ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर ऑर्डर सेम स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है कि A और B दोनों की ऑर्डर 2 है, और उसके बाद दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल्स होने चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पर 2x + 1 x + 3 के इक्वल्स होगा, ठीक है। 2x + 1 बिकम्स 2x + 3। तो यहाँ पर 2x और इधर x को लाएंगे तो x हो जाएगा, और यहाँ पर 3 - 1 मतलब x = 2, ठीक है। फिर यहाँ पर y² + 2 3y के इक्वल्स होगा y² + 2 3y होगा, तो इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। y² - 3y + 2 0 होगा। अब इसे हम लिख सकते हैं y² - 2y - y + 2 0। तो इन दोनों से y कॉमन लेंगे, तो इन दोनों से y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर y - 2 ब्रैकेट के इनसाइड होगा y - 2, और इन दोनों से -1 कॉमन लेंगे तो y - 2 = 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर y - 2 इंटू y - 1 0 होगा। तो जिस वजह से यहाँ पर y - 2 = 0 और y - 1 = 0। देयरफॉर y = 2 और y = 1। तो अभी हमें इस इक्वेशन से जो y के टर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, y के 2 वैल्यू मिले हैं, लेकिन यहाँ पर y के टर्म में एक और इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म होने जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चंस में हमें x और y निकालने को कहा गया है, x की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है और y की भी 2 वैल्यू मिल चुकी हैं। तो ऐसा देख रहे हैं कि x और y का वैल्यू तो मिल ही चुका है, लेकिन क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। आप यहाँ पर x और y के इस वैल्यू को लिखकर इस तरह से फाइंड करके क्वेश्चन को इनकम्प्लीट सॉल्व करके नहीं छोड़ सकते हैं। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि एक और y का इक्वेशन सॉल्व होने मतलब हमें सॉल्व करना होगा। अगर वहाँ पर हमें कुछ और y का वैल्यू मिलेगा तो फिर हमें इस इक्वेशन से जो y के वैल्यूज़ मिले हैं और यहाँ पर इससे जो एक इक्वेशन फॉर्म होगा, इससे जो y के वैल्यूज़ मिलेंगे, तो उनमें जो कॉमन वैल्यू होगा y का, वही अल्टीमेटली y का वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। y का वैल्यू यहाँ पर निकाल के और x का वैल्यू यहाँ पर निकाल के आप इक्वेशन को अगर बना के छोड़ देते हैं एग्जामिनेशन में तो यह रॉन्ग होगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है यह यहाँ पर y के ये वैल्यू
यहाँ पर रखने पर यहाँ पर -6 नहीं होगा, क्योंकि इस इक्वेशन को अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया है। ठीक है। तो नाउ अगेन हमें एक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, y² - 5y = -6। ठीक है। y² - 5y यह कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स -6 के इक्वल्स होगा। 6 को इधर लाते हैं, y² - 5y + 6 0। 6 को हम लिख सकते हैं 2x 2y मतलब y² -2y - 3y + 6 0। इन दोनों से y कॉमन लेंगे तो y -2, और इन दोनों से -3 कॉमन लेंगे तो y -2 0 होगा। तो y -2 × y -3 = 0। इस वजह से यहाँ पर फिर से देयरफॉर y -2 = 0 और y -3 = 0। तो y = 2 और y = 3। ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हमें y के दो वैल्यू मिले हैं, एक y = 2 और दूसरा y = 3। और यहाँ पर भी हमें y के दो वैल्यू मिले थे। इन दोनों में देखा जाए यहाँ पर गौर से तो y = 2, यहाँ पर y = 2 और यहाँ पर y = 2। यह y = 2 इन दोनों ही y वाले इक्वेशंस के कॉमन सॉल्यूशंस हैं। तो देयरफॉर कॉमन वैल्यू ऑफ y = 2, मतलब यहाँ पर y के जितने भी इक्वेशंस फॉर्म हो चुके हैं या हुए हैं, उनमें y = 2 ही सारे y वाले इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशंस हैं। और x का सिर्फ एक ही इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म हुआ था, तो x = 2। तो x और y का वैल्यू यहाँ पर 2 आया है, और x और y का वैल्यू 2 होगा तभी जाकर यह इक्वेशंस, मतलब यह मैट्रिक्स आपस में इक्वल्स हो पाएंगे। ओके। मैट्रिक्स के इक्वलिटी से रिलेटेड यह दूसरा क्वेश्चन है। यह दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल्स शो किया गया है, ऐसा है। तो हमें यहाँ पर वैल्यू निकालना है जो अननोन्स वेरिएबल्स हैं x, y, a एंड b के। तो फिर से यहाँ पर बहुत सारे इक्वेशंस होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 3x + 4y 3x + 4y कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 के इक्वल्स होगा। x और y में एक इक्वेशन यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है। फिर x - 2y यह 4 के बराबर होगा, x - 2y 4 के बराबर होगा। इसे हम दूसरा इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब फ्रॉम 1 + 2 × 2, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमें 3x + 4y = 2, एंड इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2x - 4y = 8, और ऐड करेंगे तो यह दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 3x + 2x मिलकर 5x होगा, और 8 और 2 मिलकर 10 होगा। तो इस वजह से यहाँ पर x = 2 आया है। ठीक है। अब इस x का वैल्यू हम ऐसा करते हैं, किसी एक में रख देते हैं, इसको 2 में पुट करते हैं, पुट इन 2। तो x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 2 है, -2y = 4। ठीक है। तो -2y = क्या हो जाएगा? 4 - 2 होगा। तो इस वजह से y की वैल्यू -1। ठीक है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1 मिल चुकी है। अब a और b में दो इक्वेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो पहला इक्वेशन यहाँ पर a + b कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 5 के बराबर होगा। ठीक है। नाउ a + b 5, इससे इक्वेशन 3 एज्यूम कर लेते हैं, एंड 2a - b -5 होगा। ठीक है। 2a - b -5 होगा, 2a - b -5 होगा। इसे इक्वेशन 4 एज्यूम कर लेते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो यह b और -b कैंसिल हो जाएगा, और a का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर इसे अप्लाई करते हैं, फ्रॉम 3 + 4, a + b 5 है, और 2a - b -5 है। इन दोनों को ऐड करते हैं,
2a प्लस a दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 3a, 0 होगा इधर, a का वैल्यू यह 0 होगा तो a का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। अब a की वैल्यू हम इसमें रखते हैं, ठीक है, पुट करते हैं किसमें 3 में, a की वैल्यू मिल चुकी है, a की वैल्यू हम 3 में रखते हैं तो a के प्लेस पे 0 प्लस b 5, तो देयरफॉर b इक्वल्स टू 5। तो इस तरह से हमें x, y, a एंड b सारे ही वेरिएबल्स के वैल्यू यहाँ पर ऑब्टेंड हो चुका है। ओके, अगेन यहाँ पर दो मैट्रिक्स इक्वलिटी से रिलेटेड यह क्वेश्चन है जिसमें दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है ऐसा दिखाया गया है और अननोन वेरिएबल्स a, b, c एंड d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशन होगा 2a प्लस b 4, इसे इक्वेशन 1 एज्यूम करते हैं और फिर a माइनस 2b माइनस 3 इसे इक्वेशन 2 एज्यूम करते हैं। ठीक है, 1 और 2 को सॉल्व करते हैं तो 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फ्रॉम 1 इंटू 2 अब प्लस 2, 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि यहाँ पर यह 2b हो जाएगा और फिर 2 से ऐड करेंगे तो प्लस 2b और माइनस 2b कैंसिल होकर हमें a का वैल्यू यहाँ पर मिल सकता नहीं बल्कि मिलेगा। ठीक है, तो a को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया है तो 4a प्लस 2b 8 एंड a माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस 3, यह दोनों कैंसिल हो रहा है तो 4a प्लस a 5a 8 माइनस 3 5, तो इस तरह से a का वैल्यू हमें 1, 5a 5 है तो a का वैल्यू 1 मिल जाता है। अब a का वैल्यू हम रखते हैं किसी एक में, 1 में रखते हैं, पुट इन 1 में पुट करते हैं तो 2 इंटू 1 प्लस b इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पर देख सकते हैं b इक्वल्स टू 4 माइनस 2 होगा, तो b इक्वल्स टू 2, a और b का वैल्यू मिल चुका है इन दो इक्वेशन से। अब हम यहाँ पर 5c माइनस d 11 होगा तो 9, 5c माइनस d यह 11 आ रहा है, इसे इक्वेशन 3 एज्यूम करते हैं एंड 4c प्लस 3d यह 24 हो रहा है, 4c प्लस 3d 24, इसे इक्वेशन 4 एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं d का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पर d का कोफिशिएंट -1 है, तो इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, तो फ्रॉम 3 इंटू 3 प्लस 4 अप्लाई करते हैं तो 5 3 जा 15c माइनस 3d इक्वल्स टू 33। ओके, और यहाँ पर फिर नीचे 4c प्लस 3d इक्वल्स टू 24, इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो माइनस 3d और प्लस 3d यहाँ पर कैंसिल हो जा रहा है, 15c प्लस 4c मिलकर 19c होगा और यहाँ पर 4 3 7 और 3 2 5, तो देख सकते हैं यहाँ पर c इक्वल्स टू 57/9 3 होगा, c 3 आया है और c की वैल्यू हम रख देते हैं 3 में। ठीक है, पुट इन 3 में रखते हैं तो 5 इंटू c की वैल्यू 3 माइनस d 11 होगा, तो यहाँ पर 15 माइनस 11 d होगा, तो इस वजह से d का वैल्यू 4 होगा। तो यहाँ पर a 1 आया है, b 2 आया है, c 3 आया है और d 4 आया है, ये 4 वेरिएबल्स के वैल्यू मिल चुके हैं हमें। यह दोनों मैट्रिक्स को अगर इक्वल होना है तो ये 4 वेरिएबल्स के ये सब वैल्यू होने चाहिए। ओके, तो इस लेक्चर को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि हर लेक्चर्स में हम 10 से 15 क्वेश्चंस के बीच हर लेक्चर्स में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, आई होप आपने इसे बिना स्किप करके अच्छे से देखा होगा और आप सारे ही क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अगर आप हमारे क्वेश्चंस के इस लेक्चर्स को अच्छे से समझ पाए हैं तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और इसे शेयर करें। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है कि हमारे लेक्चर्स को देखते हैं बट चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप हमारे लिए और आपके लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।